एक बड़ी खबर देहरादून से हमारे पास है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली का दौरा है। दोपहर 2 बजे सीएम धामी दिल्ली पहुंच जाएंगे। 2:30 बजे सीएम धामी उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। ये बड़ी और ताजा अपडेट इस वक्त हमारे पास देहरादून से। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और फिर दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे सीएम धामी। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरा, 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, 2:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। पर्व अभी चल रहे हैं, दीपावली का त्यौहार अभी गुजरा है और आज गोवर्धन पूजा और भैया दूज का पर्व मनाया जा रहा है और इसी बीच दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पंकज राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे का प्रयोजन, इसका उद्देश्य। पंकज। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तकरीबन 2 बजे के करीब देहरादून से दिल्ली के लिए निकलेंगे और कई महत्वपूर्ण बैठकों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। एक केंद्र के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी इस संबंध में की जाएगी और उसके साथ साथ ही तमाम अलग मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होगी। लेकिन मुख्य जो दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है वो प्रदेश के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के संबंध में एक बैठक वहाँ पर की जानी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। उस बैठक में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा का एक अलग ही महत्व होता है, गायों की पूजा गोवर्धन पूजा के अवसर पर की जाती है, तो मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री आवास पर ही गोवर्धन पूजा की है और गायों की पूजा की है। प्रदेश की सुख समृद्धि और अच्छे सभी के स्वास्थ्य के लिए कामना मुख्यमंत्री ने की है। उसके बाद मुख्यमंत्री अभी आवास पर रहेंगे, कुछ शासकीय कार्य वहाँ निपटाएंगे। उसके बाद यहाँ से लगभग 2 बजे करीब मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बहुत धन्यवाद आपका पंकज राणा। गैर सरकारी मदरसों के सर्वे पर मायावती ने सवाल उठाए हैं। गैर सरकारी मदरसों में सरकार का दखल क्यों, ये सवाल पूछा है मायावती। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके पूछा है कि ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों, जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर और स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान हेतु खास तौर से सर्वे कराया जाता है। तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? सवाल पूछा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं, जिनमें से 2 ट्वीट्स में यूपी सरकार से उन्होंने सवाल पूछे हैं। मायावती ने लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा। इसके अनुसार 7500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो इनमें दखल क्यों, जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर और स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान हेतु खास तौर से सर्वे कराया जाता है। तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। फोन लाइन पर है हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। मायावती के इस प्रश्न पर, इस ट्वीट पर और विस्तार से हमें जानकारी देंगे। वीरेश। देखिए राजेंद्र, विस्तार से जानकारी देने से ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात में समझना है कि आखिर मदरसों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, मुसलमानों को लेकर मायावती इतनी संजीदा क्यों है, कब से है, क्यों इतना अलर्ट है और क्यों इतना वो प्रोएक्टिव है। जो पूर्ण विराम हमारा एबीपी गंगा का विशेष वीकली शो था, जिसमें ये बताया गया था कि 2022 के चुनाव के रिजल्ट निकलने के बाद जिस तरीके से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर मायावती ज्यादा प्रोएक्टिव है, उसे सेंधमारी करना चाहती है। इसलिए आज के इस ट्वीट को, एक के बाद एक लगातार ट्वीट मदरसों को लेकर जिस तरीके से मायावती ने किया है, इसे समझना होगा कि 2024 के चुनाव को लेकर मायावती दलित अल्पसंख्यक की वो पटरी बैठाना चाहती हैं जिस तरीके से 2007 में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी थी और 2022 में जो रिजल्ट निकला है, मायावती का मानना है कि यादव और साथ साथ MY, Y और M मुस्लिम
दोनों मिलकर जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिए हैं, ऐसी ताकत के साथ कभी मुलायम सिंह यादव के जमाने में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने और यादवों ने कभी मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। तो ये एक्सट्रीम पर है समाजवादी पार्टी, अब उसे घटना होगा और घटेगी, यानी वाई तो उसके पास भले रह जाए लेकिन एम को लेकर जोरदार तरीके से मायावती लगी हुई है। आपने देखा कि इमरान मसूद को लेकर किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उन्हें संयोजक बना दिया, किस तरीके से पूर्वांचल में उन्होंने लिटमस टेस्ट किया। अब आजमगढ़ के चुनाव में गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया, गुड्डू जमाली जो चले गए थे उनसे रूठ के फिर उनको बुलाया, प्रत्याशी बनाकर बड़ी मजबूती से लड़ाया और वो जीतते जीतते हार गए। ऐसे में पूर्वांचल से मिली संजीवनी से उत्साहित मायावती एम फैक्टर को समाजवादी पार्टी से तोड़कर बसपा के साथ जोड़ने की कवायद में लगी हुई और ये लगातार कोशिश है, बयान है, उनकी कोशिश है। 24 की तैयारी के मद्देनजर इसे समझना चाहिए, इसे बूझना चाहिए और इसे समाजवादी पार्टी को भी देख लेना चाहिए। तो बहुत ज्यादा इस फिराक में रहती, लेकिन जो लड़ाई थी उत्तर प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी के बाद कौन, तो वो कौन की लड़ाई में समाजवादी पार्टी सचेत रहना चाहिए। तो मायावती धीरे धीरे आप एम में लग चुकी है राजेंद्र जी। तो वीरेश, अब ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मायावती का जो ये प्रश्न है ये और भी विस्तृत रूप में अल्पसंख्यकों को लेकर और खासकर मुस्लिम हितों को लेकर सामने आएगा भविष्य में। निश्चित रूप से मायावती ने 22 के रिजल्ट के बाद ही अगले हफ्ते से तैयारी शुरू कर दी है 24 को लेकर। 10 सीटें उन्हें 2019 में मिली थी सपा और बसपा के गठबंधन में, 14 में उन्हें 0 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार मायावती 24 के चुनाव में ये चाहती हैं कि एम और दलित समीकरण के लिहाज से ऐसा फिट किया जाए कि 24 में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर यूपी की सियासत में मायावती चले, बढ़े, आगे लड़े और ऐसे में जब वो 24 में लड़ती हुई दिखेंगी तो 27 में उनकी दावेदारी एक बार फिर प्रबल होगी। उसी तरीके से जैसा कि 17 में सभी मानते थे कि इस बार सूबे की सरकार मायावती की बनेगी और वो परसेप्शन बनाने में मायावती कामयाब 17 में रही थी, जो धीरे धीरे टूटता गया और टूट के नतीजा ये हुआ कि 17 में कम सीटें मिली, 19 में गठबंधन करना पड़ा और 22 का नतीजा तो आप देखिए कि केवल 1 सीट है और 1 सीट भी वही एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो माना जाता है कि स्वयं क्षमतावान है और उसने अपने बदौलत बसपा को सीट दिलवाई है, जिसका नाम उमाशंकर सिंह है, विधानमंडल दल के नेता हैं, काफी पैसे वाले और बहुत धनबली माने जाते हैं। तो माना ये जाता है कि वो सीट धन बल के बदौलत, बाहुबल के बदौलत बढ़िया सीट जीती है। ऐसे में मायावती 0 मान सकते हैं कि इस बार 2022 के चुनाव में रही हैं। तो इसलिए मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर चाहती हैं कि वो 24 में अपने को लड़ते हुए दिखाएं, जिसका फायदा उन्हें 27 में मिले। राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका विदेश। अगली खबर भी रायबरेली से है। वहां पर सेना के एक जवान का मार्मिक वीडियो सामने आया है। जैसलमेर सीमा पर तैनात जवान ऋषि राम मौर्य ने वीडियो जारी करके पुलिस से मदद की अपील की है। एसपी और डीएम के नाम जारी वीडियो में जवान ने कहा है कि उसके परिवार को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है और इसीलिए पुलिस इस मामले का संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे। वीडियो वायरल होने के बाद सीओ डलमऊ और थानाध्यक्ष ने मामले की जांच की। पुलिस ने जांच के बाद आरोप को खारिज किया है। पुलिस ने मामले को झूठा बताया है। पुलिस का कहना है कि राजस्व का मामला है, इसे जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। इधर अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके में फायरिंग से दहशत फैल गई थी। किशनपुर तिराहे पर देर रात रंगबाजी में 3 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 युवक जख्मी हो गए। एक युवक के सीने में गोली लगी है, दूसरे के पैर में। फायरिंग करने के बाद दबंग फरार हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग करने वाले बाइकर गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। दरअसल दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। विवाद के दौरान ही दबंगों ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अगली खबर रायबरेली से। वहां पर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। 2 किलो के बाट से सिर पर वार करके अपने बड़े भाई की हत्या कर दी छोटे भाई ने। आरोपी पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है।
बड़े भाई से कई बार विवाद करने के कारण आज सुबह के वक्त हमला कर उसे मार डाला और फिर उसके बाद फरार हो गया। पहले भी पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस की कार्यशैली को लेकर गांव के लोगों में आक्रोश है। बचरावा कोतवाली इलाके के हसनपुर गांव का यह सारा मामला। रायबरेली से सनसनीखेज खबर। छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की हत्या की, 2 किलो के बाट से सिर पर हमला करके। पहले भी हत्या के मामले में ये आरोपी जेल जा चुका है। अब की बार उसने अपने बड़े भाई की ही हत्या कर दी। सीधा कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली चलते हैं और नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देखते हैं। ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश के संविधान को बनाने में अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। इसके लिए लड़ना हम सबको तैयार होना चाहिए। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा अपील है। आज इस अवसर पर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि मैं कर्नाटक से राजनीति की दीक्षा ले रही हूँ। तब से आपने रात दिन निस्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है। सोनिया जी हमेशा सच्चाई के राह पर चलती रही। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। उनके नेतृत्व में ही 2 बार यूपीए की सरकार बनी। तब आम लोगों के हित में एक से एक शानदार काम हुए। नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पदभार ग्रहण करने के बाद वहां पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और अभी भी उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ भी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।